जय हिंद। यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ, हाई कोर्ट आरओ एआरओ के लिए खिलजी वंश से संबंधित जो 1290 से 1320 के बीच शासन किया था, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और उसका आंसर के साथ साथ एक एक आंसर के बारे में जानकारी, साथ में संक्षिप्त इसका विश्लेषण भी इस वीडियो में करने वाले हैं। और आप जिद्दी प्रश्न देख सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध किया था? इसका विरोध किया था वह कौन था, आपको बताना है। बलबन था, तुगलक था, अलाउद्दीन था कि इल्तुतमिश था। इसके साथ साथ आप यह भी बताते चलिए, सिकंदर सानी की उपाधि किसने ली थी? ये रहा सिकंदर सानी की उपाधि किसने लिया था? विश्व जीतने की अभिलाषा, विश्व को जीतने की अभिलाषा किसको थी? और यहाँ पे जो ऑप्शन है सही जो होने वाला है वह है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जो होता है यह नया धर्म चलाना चाहता है। इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें तो यह खिलजी वंश का दूसरा शासक होता है। तो पहला शासक होता कौन है? तो पहला शासक की बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, यह पहला शासक होता है जो कैकवाबाद, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, उसका सेनापति होता है। लेकिन अपनी बुद्धि और चतुरता को देखते हुए उसने अनुभव कर लिया कि यह बहुत ही सही मौका है इस अवयस्क या अल्प जो विकसित है कैकवाबाद, जो कि अपने इस सुरा और सुंदरियों में व्यस्त है, उसका फ़ायदा उठाया जाए। और उसने उसका फ़ायदा उठाते हुए तुरंत क्या किया, अपनी जो गुलाम वंश की सत्ता थी वह अपने हाथों में ले ली। और वह अब जो है 1290 में फिरोज शाह खिलजी शासक बनता है। ठीक है, जब वह शासक बनता है तो वह अलाउद्दीन को अन्य जगहों पर शासन देता है, गवर्नर बनाता है और सूबेदार का भी पदवी देता है। क्योंकि जो अलाउद्दीन था इसके चाचा का लड़का था, यानी इसका भतीजा था। चाचा का लड़का नहीं, भाई का लड़का था, यानी भतीजा था। तो अलाउद्दीन के साथ जो है अपनी बेटी का शादी भी किया था। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी जो अन्य बेटियां थीं वह भी इसके भाइयों के साथ शादी की थी। लेकिन अलाउद्दीन जो है अपने भाइयों को परास्त करते हुए जो है अलाउद्दीन शासक बन पाया था। तो सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन ने ही ली थी। यही जो है विश्व विजेता की तरह सोचता था, क्योंकि सिकंदर भी विश्व विजेता बनने के लिए उसने भारत की तरफ बढ़ा था। लेकिन वह भारत की तरफ बढ़ने के लिए आया था, लेकिन भारत को जीत नहीं सका और फिर वापस जाते समय बेबीलोन में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो बिल्कुल अलाउद्दीन ही इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर है। अब नए धर्म का जो विचार है उसका उलेमाओं ने विरोध किया और साथ में जो है अलाउल मुल्क इसका मित्र था, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही जो है इसके दिल लगी वाला मित्र था, अलाउल मुल्क क्या था? अलाउद्दीन से इसका मित्र है अलाउल मुल्क। उसने इसे मना किया, इसको समझाया कि यह उचित नहीं है और यह हमें नहीं करना चाहिए। तो उसके कहने से नए धर्म का विचार अलाउद्दीन यहाँ से छोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। रानी पद्मिनी का नाम
अलाउद्दीन चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। इनके पति का नाम क्या था? तो रानी पद्मिनी के पति का नाम आप पद्मावती फिल्म देखेंगे, जो कि पद्मावत जो मूवी है, यह एक किताब है मलिक जायसी की, मोहम्मद मलिक जायसी की किताब है, जो कि उससे प्रेरित है। और जो मलिक मोहम्मद जायसी है, इसकी जो बुक है वह 11वीं सदी में, या अमीर खुसरो की एक बुक है पुस्तक, उससे मतलब उसमें इससे संबंधित कहानी है। और इसमें एक सुलेमान होता है, एक सुलेमान और शैवा, सुलेमान और शैवा दो लोग होते हैं, पति मतलब दो लोग होते हैं, एक स्त्री एक पुरुष। इनके बीच में जो संबंध है, ठीक वही संबंध मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच उसको बना करके, उसके ऊपर पिरो करके इस पर कहानी को लिखा गया है। तो चित्तौड़ का जो राजा था उस समय, वह राजा या राणा रत्न सिंह हुआ करते थे। और आप मूवी भी जाकर देखेंगे, बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आपकी जो जानकारी है वह बढ़ेगी। ठीक है, आगे की तरफ अगले प्रश्न के लिए हम बढ़ते हैं। अब देखिए, सिकंदर सानी की उपाधि, सिकंदर सानी की उपाधि किसको मिली थी? तो यह हमने आपसे साझा कर चुका हूँ। तो यह अलाउद्दीन खिलजी को दी गई थी। अब यहाँ पे प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए यहाँ पे मृत्यु हो जाती है? तो जफर खां, अल्प्स खां, उलुग खां और अल्प खां, इसमें से आपको आंसर जो भी आपको लग रहा है उसे बताना है। बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति हुआ करते थे। इसके 4 सेनापति थे, कौन कौन? तो इसमें था उलुग खां, उलुग खां जो देख रहे हैं यहाँ पे, उलुग खां ये है, उलुग खां था ही। साथ में जफर खां, जफर था, नुसरत था, नुसरत खान था, और एक था मलिक काफूर, जो कि बड़ा ही जो इसमें बड़ा प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में सबसे प्रसिद्ध मलिक काफूर है, जो कि दक्षिण विजय की तरफ निकला था और दक्षिण में हर एक राजाओं को हराते हुए, नस्ल ताबूत करते हुए वह साम्राज्य का विस्तार करता है अलाउद्दीन की। इसके 4 हुआ करते थे। ठीक है, अब जो खिलजी, ठीक है, तो इसमें जो आंसर आता है बन के वह जफर खां, जफर खां निकला होता है मंगोलों से लड़ते हुए। उसने मृत्यु की जो सफलता है उसमें प्राप्त करता है और मंगोलों को भारत तरफ बढ़ने से रोकता भी है। ऐसे ही अगले प्रश्न के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का कोई शासक था जो देवगिरी में था, देवगिरी, यानी यह देवगिरी कहाँ पे है? तो आज के महाराष्ट्र में है। ठीक है, और महाराष्ट्र में उस समय राजा हुआ कौन करता था देवगिरी का? तो यह था रामचंद्र देव, यह था रामचंद्र देव था। और मलिक काफूर ने जो इसका सेनापति हुआ करता था, एक हिजड़ा भी इसे कहा जाता है, इसने रामचंद्र देव को हराया था। और उसके बाद बताया जाता है कि रामचंद्र देव को वह बंदी बना करके, उसके बच्चे को ही बंदी बना करके लाया जाता है दिल्ली में। तो दिल्ली में फिर इसे बड़ा ही इसके प्रभाव में आता है जब अलाउद्दीन खिलजी, तो यह इसको फिर उसी क्षेत्र में भेज देता है राजा बनने के लिए। और देखिए, पहली बार 1900 कब? तो 1316 में, सॉरी 1213 में लगभग, नहीं 1290 में तो हुआ था ना। और यह 1296 से और 1216 तक 20 सालों तक यह शासन व्यवस्था में रहता है। लेकिन
दूसरी तीसरे साल 98 में, लगभग 1398 में ही एक बार यहाँ पे दक्षिण भारत के विजय के लिए खुद अलाउद्दीन गया था और वहाँ पे अलाउद्दीन हर एक राज्यों को जीत लिया था। और इसने जो है अपना एक क्षेत्र था जिसका नाम था कुछ दीपालपुर करके कुछ नाम था, और उसने जो है कहा था कि हम नहीं, एलिचपुर नाम था। तो एलिचपुर को जब वह हार गया तो कहा कि हम एलिचपुर का जितना भी आया है आपको भेजा करूँगा। लेकिन 1304 या 1304-5 में उसने यह देने के लिए मना कर दिया, एलिचपुर का टैक्स देने के लिए मना कर दिया, नहीं भेजा। तो फिर 1307 में अपने मलिक काफूर को भेजता है इसे सज़ा देने के लिए, दंड देने के लिए। तो वहाँ पर मलिक काफूर से हार जाता है, लेकिन अपनी बहादुरी के साथ जब लड़ता है तो उससे बड़ा ही यह प्रभावित होता है और उसे फिर जो है अलाउद्दीन इसे जागीरदार देता है, उसे अपनी जागीर दे करके जागीरदार बना देता है अपनी, मतलब उसे सम्मान के रूप में उसे उसका क्षेत्र वापस लौटा देता है, लेकिन कुछ शर्तों के आधार पर। इस तरह से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। यहाँ पे है आपको मिलान करने हैं, कौन कौन से मिलाएंगे आप। देखिए पहली बात जो आपको आता है उसे पहले आप कर लीजिए, आपको इससे कॉन्फिडेंट बनता है। जब आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा ना तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं, तो आप कैसे भी गलत भी लगाते हो लेकिन वह सही बन जाता है, यह ऐसे कहते हैं कॉन्फिडेंट। देखिए देवगिरी का राजा कौन था, तो राज रामचंद्र था, बिल्कुल। और चित्तौड़ का राजा कौन था, तो चित्तौड़ का राणा रतन सिंह थे, राणा रतन सिंह। अब देखिए गुजरात के जो थे वह कर्णदेव थे और रणथंभौर के हमीर देव। तो इसका जो प्रश्न का आंसर है बन जाएगा ए का जो है 3। तो ए का 3 जो है किस में है, तो ए का 3 केवल इसमें डी में है, तो डी वाला यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, आप मिला सकते हैं। अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। किस सुल्तान के काल में खालिस भूमि पर अधिक पैमाने में विकसित की गई। खालिसा भूमि मतलब कि राज्य के या सरकार के या राजा के नियंत्रण में जो भूमि होती है उसे खालिसा भूमि कहते हैं। राजा के नियंत्रण में जो भूमि होती है उसे खालिसा भूमि कहते हैं। तो यह भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि का ज़्यादा महत्व हो गया था, जितने भी भूमि थी वह उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। और यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी भूमि भी थी जो कि अमीरों के पास थी और छोटे मोटे जो है लोगों के पास थी, तो यह अपने अधीन में ले करके उस पर अपने तरीके से खेती करवाने का काम करता था। इस तरह से जो है अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो आता है वह बताता है कि किस सुल्तान के बारे में यहाँ पे कहा जाता है कि उसने भूमि को उत्पादन की 50% कर दिया था, भूमि कर को 50% तक कर दिया था। तो देखिए इसमें दो ऐसे सुल्तान होते हैं, पहला तो अलाउद्दीन होता है और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक। दोनों ने भूमि टैक्स को 50% कर दिया था, ठीक है। देखिए अलाउद्दीन की तो बिल्कुल सक्सेस हुई, 50% जो टैक्स था, लेकिन अलाउद्दीन की यहाँ पे अलाउद्दीन की सक्सेस थी, मोहम्मद बिन तुगलक की सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय अकाल पड़ा था और उसे बता दें कि पागलों जैसे बड़ा ही मतलब शिक्षा और ये सब तो था, लेकिन पागलों जैसा उसका विचार था। वह किसी से न पूछता था न जांचता था, अपने मन से कहता था कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो सब जानते हैं, हम ऐसे ही वो बोल देता था कि इतना होगा। लेकिन उस समय अकाल पड़ा हुआ था, लोग देने के लिए बिल्कुल सक्षम नहीं थे और लोगों ने वहाँ पे विद्रोह कर दिया, जिससे यह असफल हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हैं, लेकिन आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कौन मारेंगे, वैसे दोनों यहाँ पे आंसर सही है। अलाउद्दीन खिलजी जो था मूल्य नियंत्रण प्रणाली लाया था, इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लाया था, लागू किया था। तो बिल्कुल दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था।
तो ऐसा नहीं बात है, वह कथन इसमें केवल एक सही है और यह गलत है। दिल्ली में वह मूल्य नियंत्रण लागू करना चाहता था कौन? अलाउद्दीन किया था, क्योंकि वह जो उसके सैनिक थे बड़े लेवल पर सैनिकों की व्यवस्था कर रखा था और सैनिकों को कम वेतन देने के लिए मूल्य नियंत्रण लागू किया था, ताकि हर व्यक्ति को कम मतलब वेतन में ही सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकें। तो इसलिए यहाँ पे केवल एक सही है और आर यहाँ पे गलत हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर के साथ जाता है। अब सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसने प्रारंभ किया था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था, यह आपको यहाँ पे बताने हैं। इसमें से कौन ऑप्शन सही है? तो पहला अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, बिन तुगलक, शाह तुगलक, इसमें से कोई नहीं। तो फिर वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब कि बाजार की जो प्रणाली है उसको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अब आपको बताना है कि बाजार अधीक्षक कौन था? जो बाजार सुधार प्रणाली थी उसका अधीक्षक कौन था, आपको यहाँ बताने हैं। अधीक्षक कौन यहाँ पे था यह आपको बताने हैं। उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है क्या होती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है? तो सबसे पहले इसमें जो अधीक्षक था वह मलिक कबूल था, उसका मलिक कबूल था, इसमें मलिक कबूल होता है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब यह होता है कि जितनी भी आवश्यकता की चीज़ें हैं वह सभी लोगों को बांटने के लिए व्यवस्था वगैरह की गई थी, ताकि सबको आवश्यकता की जो चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, सबको मिले। तो यह होती है सार्वजनिक प्रणाली वाली बात। अब यहाँ पे जो है अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? इन दोनों के बीच सीमा क्या थी? तो ब्यास थी, सिंधु थी, रावी थी, सतलज थी। आपको कुछ और प्रश्न है बताने हैं कि पद्मावती की जो कहानी है वह कब लिखी गई? कहानी पद्मावती के ऊपर जो कहानी है मलिक मोहम्मद जायसी की, वह कब लिखी गई है? ठीक है, और किस कहानी पर आधारित है यह भी बताइएगा। अभी आपको हमने पिछले क्वेश्चन के साथ साझा किया था। ठीक है, यह बताना है। और जो टैक्स वाला बताया था उस पर एक बताइए हमें कि पैमाइश के आधार पर कितना % टैक्स है। देखिए तो इसमें दो तरीके से टैक्स लगाया गया था, जो कि अभी भी चलते हैं पिछले प्रश्न की तरफ, वहाँ पे इस चीज़ को हम साझा करेंगे। सबसे पहले जाने 1540 में एक और घटना हुई थी। कौन हुई थी? अगर आपको पता है तो आप जरूर लिखिएगा। यह शेर शाह सूरी से संबंधित है और इसने हुमायूं को किस बैटल में, किस युद्ध में हराया था, किस जगह पर, यह आपको लिखने हैं। और पद्मावती के जो मौलम मोहम्मद जायसी हैं उन्होंने 1540 में अपनी किताब लिखी थी पद्मावत को। ठीक है, देखिए जो हमने इस प्रश्न को पढ़ा यहाँ पे भूमिकर के बारे में, तो देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी था वह टैक्स लगाने का उसका अलग तरीका था, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक का टैक्स का तरीका अलग था। देखिए तो इसमें दो तरीके से लगाया जाता है। पहला है कि पैमाइश के आधार पर, तो अलाउद्दीन जो है पूरी तरीके से पैमाइश करा दिया था और पैमाइश करा करके तब जो है यह 50% का जो है टैक्स लगाया था, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अनुमान के आधार पर लगाया था। अनुमान के आधार पर इसने 50% टैक्स लगाया। उसने न पैमाइश किया न कुछ किया, कहा कि जितना खेत है सब पर लगा दो। अरे भाई कुछ पड़ती भी होता है लोगों के पास, कुछ में 2 साल पे खेती होती है, कुछ पे हर साल होती है और कुछ में बहुत ज़्यादा उगता है, बताओ। तो इससे जिनकी प्रति कहते हैं जिनका 2 साल में होता है उसका तो हुआ नहीं, देगा कहाँ से टैक्स? तो यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ उसने जो अलाउद्दीन था 2 और कर लगाए थे। कौन कौन टैक्स लगाए थे? तो उसने लगाया था
घरी कर और चराई कर। एक हो गया घरी कर और एक हो गया चराई कर। घरी कर हो गया, चराई कर हो गया। घरी मतलब कि किसी का घर है, मकान है, तो उस पर टैक्स लगता था। और पशुओं को चराने के लिए जो चारागाह हुआ करते थे उस पर भी अलाउद्दीन टैक्स लिया करता था। ठीक है। अब इसके बाद समस्या हो गई, वही हमने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय टैक्स के लिए विरोध होने लगा और यहाँ पे 50% टैक्स जो है वापस लेना यहाँ पड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी यही समस्या हुई थी, क्योंकि 50% बहुत ज़्यादा होता है, टैक्स लगा देंगे, निकला ये नहीं, लोग मेहनत करते हैं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। और खेती के लिए बड़े खाद वगैरह, पानी वगैरह देना पड़ता है, तो ये सब होगा नहीं तो कैसे टैक्स मिल पाएगा, इसलिए यहाँ पे दिक्कत है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये जो प्रश्न है हमारा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या था सही, यह देख लेते हैं। तो इसमें रावी है, रावी के किनारे तक 1306 में अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों के बीच सीमा निश्चित हो गई थी। इसके नीचे की तरफ रावी के अलाउद्दीन खिलजी का जो क्षेत्र था वह, और ऊपर की तरफ मंगोलों का क्षेत्र हुआ करता था। निम्न में से सही सुमेलित कौन है? तो देवगिरी के शासक कौन था? देवगिरी के शासक हमें बताया कि देखो सुमेलित करना, शंकर देव बिल्कुल था, रामचंद्र देव का पुत्र था यह, रामचंद्र देव का यह पुत्र था। अब वारंगल का तो रामचंद्र देव नहीं थे क्योंकि वह देवगिरी के थे। होयसल के वीर बल्लाल और मदुरै के जो है, मदुरै के वीर पांड्या यहाँ पे शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो मदुरै की राजधानी कहाँ थी वो जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है यहाँ पे सही ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह है। एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मंगोलों के बीच जो सीमा बनी थी तो इसको कौन यहाँ पे लड़ने के लिए गया था और मंगोलों की तरफ से कौन यहाँ पे आक्रमण करने वाला था, विरोध मतलब कि यहाँ पे नेतृत्व कर रहा था। तो यहाँ पे मंगोलों के बीच से या मंगोलों की तरफ से जो शासक था या योद्धा था वह कवक था। क्या था? कवक था। और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जो था वह था काफूर। ठीक है, उसमें था काफूर और गाजी मलिक, काफूर व गाजी मलिक, ये दो सेनापति होते हैं जो कि इन मंगोलों के साथ इतनी ऐसी मतलब तबाही मचाते हैं कि मंगोल जो है सीमा बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब जो है अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे है कि जो वारंगल का शासक है रुद्र प्रताप देव। देखिए वारंगल का शासक कौन था? वह था रुद्र प्रताप देव। आपने पिछले में देखा होगा कई जगह लिखा हुआ था रुद्र प्रताप देव, रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव वारंगल का शासक था। ठीक है, और यह तेलंगाना का काकती वंश का, वारंगल किसका था? तो यह काकती वंश का था। काकती कहाँ पे है? तो यह तेलंगाना में है, तेलंगाना में यह है। ठीक है, तो काकती वंश का वारंगल था और यह काकती वंश में रुद्रदेव प्रताप थे तेलंगाना से। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस काल को अपने आप में खलीफा घोषित किया था? किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था? आपको यहाँ पे ये बताने हैं। तो खलीफा घोषित करने वाला जो शासक था वो मुबारक खिलजी था। खलीफा घोषित करने वाला अपने आप को मुबारक खिलजी था। और इस खिलजी को मारने का काम, यानी इसको, यह अंतिम शासक था। बता दें कि अलाउद्दीन जो है 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मुबारक खिलजी बढ़ता है जो कि 1320 तक ये भी चलता है।
इसके बाद इसके जगह पे इसका जो अगला वंश होता है कौन, तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासक जो होता है गाजी मलिक। गाजी मलिक जो होता है क्या होता है, गाजी मलिक। इसका ही एक हमने बताया कि एक सेनापति था जो कि कहाँ पे लड़ा था, मंगोलों से। इसमें काफूर और गाजी मलिक था। वही गाजी मलिक जब आता है मुबारक खिलजी का समय तो इसको पदच्युत कर देता है। अब देखिए अलाउद्दीन के मरने के बाद मलिक काफूर भी राजा बनने का प्रयास करता है और वह जो है मुबारक खिलजी को इसको जेल में डलवा देता है। जब वो मरता है तो तुरंत इसको जेल में डलवाकर अपने राजा बन जाता है और गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन बहुत से लोगों जो होते हैं विरोध किए कि यह हिजड़ा है और हिजड़ा जो है हमारा शासक नहीं हो सकता। अब हिजड़ा नहीं हो सकता तो इसलिए इसे मजबूरी में मुबारक खिलजी को बैठाना पड़ा गद्दी पर और उसी के आधार पर धीरे धीरे वह मतलब शासन चलाता रहा। लेकिन 1320 आते मुबारक जो काफूर है वह भी मर जाता है। उसके बाद गाजी मलिक पूरा एकदम निश्चिंत और पूरे मतलब कि बुद्धिमानी से वह शासक बन पाता है और सत्ता को हथिया देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे होता है। अब अलाउद्दीन खिलजी की जो राजधानी थी जानते ही हैं वो कहाँ थी, तो ये दिल्ली थी अलाउद्दीन खिलजी की। और इसको जो सुबेदार बना कर रखा था अलाउद्दीन को वह कड़ा मनिकपुर में रखा था। देखिए इसमें एक बार क्या होता है कि जब यह हमने बताया कि जब 97 में, देखिए 90 से 96 तक था, तो उस समय बीच में 90 से 1290 से और 1296 तक जलालुद्दीन होता है शासक। अब जलालुद्दीन यह कई उसके अभियानों में जाता है और अभियानों में जाता है तो उसको पैसे भेजता है। लेकिन एक जगह का जब यह गया था लूटने के लिए दक्षिण भारत की तरफ, लगभग रामचंद्र देव को ही, वारंगल वाले, तो वहाँ पे देवगिरी में, तो उसका पैसा इसने देने को मना कर दिया और इसे सूचना मिली जलालुद्दीन खिलजी को कि मुझे पैसा देना नहीं चाहता है। इसलिए तुरंत वह वहाँ से कड़ा मनिकपुर यानी इलाहाबाद पहुँचता है और इलाहाबाद में ही धोखे से अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा देता है। इससे जो है अब पूरी तरह से जलालुद्दीन जो राजा होता है मर जाता है और अब उसका जो बेटा यानी भतीजा अलाउद्दीन खिलजी पूरी स्वतंत्र तरीके से वह राजा बन जाता है या सुल्तान की उपाधि भी लेता है। अब यहाँ पे इसने क्या क्या बनाया था, तो इसने जो है अलाउद्दीन ने जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण, अलाई दरवाज़ा जो कि कुतुब मीनार के ठीक पहले ही है, यानी इस दरवाजे से होकर ही आपको कुतुब मीनार जाना होता है, सीरी का किला और 1000 खंभा महल। ठीक है, जमैयत खाना, अलाई दरवाज़ा जो है वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। वास्तुकला का रत्न कौन है, अलाई दरवाज़ा, वास्तुकला का रत्न अलाई दरवाज़ा। जमैयत खाना मस्जिद, सीरी का किला, 1000 खंभा महल, सीरी का किला 1000 खंभा महल, सीरी का किला 1000 खंभा महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे। इसके साथ कुछ और जानकारी है कि अमीर खुसरो नाम सुने होंगे। इसकी जो जन्म होता है 1215 में बदायूं में होता है। 1215 में बदायूं यानी बांदावली जिले में होता है, बदायूं में। और इसके गुरु औलिया निज़ामुद्दीन औलिया होते थे जो कि दिल्ली में रहा करते थे। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया जो है दिल्ली में और मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वह अजमेर में रहा करते थे। तो औलिया दिल्ली में और चिश्ती अजमेर में हुआ करता था। अब अमीर खुसरो जो है कई सारे सुल्तानों को देखा था। इसमें सुल्तान बलबन से लेकर तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है, इन सभी का शासन दिल्ली में बैठकर देख रहा होता है और उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करके अपने किताबों के माध्यम से लोगों से आज परिचित है। इसे इसलिए तूतीय हिंद कहा जाता है। तूतीय हिंद इसे अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसने सितार और तबला,
सितार और तबला का आविष्कार किया। खड़ी बोली का जनक कौन? अमीर खुसरो। ठीक है। और इसकी जो रचना है दीवान, किताब है दीवान जो की रचना है एक नू है। तो दीवान और नू अमीर खुसरो की रचना है यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह से जो है जो हमने बताया कि मलिक काफूर इसके बाद जो आता है तो मलिक काफूर मलिक ठीक है तो तुगलक वंश का हो गया। देखिए मुबारक खिलजी की बात करें तो मुबारक खिलजी जो होता है, मुबारक खिलजी के बारे में अगर जानने की बात करें तो मुबारक खिलजी जो था यह बड़ा ही सूरा और सुंदरियों में व्यस्त रहता था। सूरा और सुंदरियों में बहुत ही व्यस्त रहता था और यह जो है नग्न स्त्रियों और स्त्रियों का वस्त्र पहन करके दरबार में घुमा करता था। ठीक है। यह अपने मतलब बहुत ज़्यादा खुला विचार का हो गया था, बहुत ज़्यादा खुल गया था, इसको उतना ज़्यादा खुलना नहीं चाहिए था। इसलिए इससे जो है जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, प्रभावित हो गई थी और उसने इसी का माहौल का फ़ायदा उठाते हुए इसकी हत्या 1320 में इसका सेनापति जो होता है वजीर खुसरो जो होता है इसकी हत्या कर देता है। ठीक है। इसकी जो हत्या करता है कौन? वजीर खुसरो। ठीक है। इसका ये सेनापति होता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मंगोल कितने बार भारत पर आक्रमण किए। मंगोल कितने बार आक्रमण किए ये आपको यानी होमवर्क में ले लीजिए इसे और इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मंगोल भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे। आज की कड़ी में हिस्ट्री यानी इतिहास से संबंधित खिलजी वंश से संबंधित जितने भी जानकारी है मैंने इस वीडियो में साझा किया है। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो आप मुझसे सुझाव के रूप में लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।